हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल सी एंड बियॉन्ड। आज हम आप लोग की ट्रिपल सी की सीरीज पूरी चला रहे हैं, जिस वजह से आपका दूसरा लेसन है। इसमें आप लोग को बैंकिंग सेक्टर के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ट्रिपल सी में एक बहुत सारा क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से भी आता है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, वो आप लोग को आज बताया जाएगा। तो लेट्स बिगिन, आज क्लास स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। आज जिन लोगों ने बच्चों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू। तो आज का पहला वो है क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट। नेफ्ट एक बैंकिंग सेक्टर का वो कीवर्ड है, इसमें जिसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहा जाता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है? जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये होता है कि बैच वाइज कोई भी फंड ट्रांसफर होता है तो बैच वाइज होता है। बैच वाइज मतलब कि ये ग्रुप में होता है। बैच मतलब होता है ग्रुप, कोई भी चीज हो रही है तो ग्रुप वाइज हो रहा है। जैसे कि आपका स्कॉलरशिप आता है तो नेफ्ट होता है। कभी भी आप लोगों ने शाम को देखा होगा तो आपका स्कॉलरशिप शाम को सभी के अकाउंट में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप बैचेस में पूरा वो चलता है, तो इसको कहते हैं नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बैचेस में चलता है, कोई भी पेमेंट करना थोड़ी देर बाद आपके इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर IMPS ट्रांजेक्शन पर डे। मैक्सिमम लिमिट मतलब कितना से कितना मैक्सिमम लिमिट हम लोग ट्रांसफर करते हैं। पहले सबसे पहले IMPS का फुल फॉर्म देखते हैं। इमीडिएट IMPS। ठीक, तो IMS हो जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि नेफ्ट को होता है जब कुछ बैचेस मतलब 4, 5, 10, 20 या 1000 जितना भी बैंक का सिस्टम होता है वो शाम को एक साथ में पेमेंट करते हैं। और इमीडिएट मतलब होता है कि तुरंत पेमेंट होता है। इसकी लिमिट होती है, अधिकतम सीमा है 2 लाख। 2 लाख तक अगर आप लोग को तुरंत कहीं पे पैसे भेजने हैं तो आपको करना पड़ेगा IMPS। ठीक है, उससे अधिक करना है 2 लाख से अधिक तो उसके लिए होता है RTGS। वो अगला क्वेश्चन शायद आपका आएगा। तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। नेफ्ट में क्या होता है, आपका पेमेंट तुरंत नहीं जाता, थोड़ा टाइम लेने जाता है, जब पूरा बैच वाइज बन जाता है तब। ठीक है, इसमें 2 लाख मतलब कि अधिकतम 2 लाख तक इसमें भेज सकते हैं। कौन सा? IMPS में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म RTGS। वही का है ना RTGS, तो इसको कहते हैं फुल फॉर्म इसका है RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका पहला ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो पेमेंट का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें आप क्या होता था, फिर से आप देते हैं NEFT क्या होगा, पेमेंट आएगा भेजा जाएगा मगर बैच वाइज मतलब कि तुरंत नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लगाया जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया था, IMPS लाया गया। तो इसमें इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर। तो मगर इसमें क्या होती है, लिमिट होती है। लिमिट मतलब कि आप इसमें 2 लाख से ऊपर नहीं भेज सकते। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आप लोग को, रियल टाइम, ये IMPS में 2 लाख से ऊपर नहीं भेज सकते, तो इसमें इसीलिए आ गया है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें आपको 2 लाख से जब ऊपर भेजना होगा, 2 लाख से ऊपर, तब इसका काम आएगा, जिसे कहते हैं RTGS। ठीक है, ये तीनों बैंकिंग सिस्टम के ही हैं पेमेंट पैसा ट्रांसफर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर RTGS ट्रांजेक्शन। मतलब कम से कम कितना अमाउंट चाहिए। तो अभी हमने बात किया ना कि IMPS तो 2 लाख तक होता है, मगर उसके ऊपर हमको भेजना है तो कम से कम 2 लाख रुपए आपको होना चाहिए RTGS करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, IFSC आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसको कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC। ये लिखा हुआ इसका फुल फॉर्म, ये नहीं, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC आप लोगों ने देखा होगा। तो कभी जैसे हम अपने नजदीकी बैंक का देखें तो ऐसा, जैसे बैंक का बड़ौदा का INHRA। ठीक है, और E नहीं, रुक जाओ, बताते हैं दूसरा।
बी बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारे यहाँ का, तो इससे समझ आएगा BARB, उसके बाद 0INHRAE, ये हमारे यहाँ का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस वाले जो नंबर होते हैं जो कहते हैं ब्रांच का कोड, ब्रांच कोड, और एक बगल बीच में होता है 0 जो बैंक कोड को, और ये पहला 4 होता है बैंक कोड, बैंक का कोड। ठीक है, तो 0 जो है डिवाइडर होता है बैंक कोड को ब्रांच कोड से अलग करने। इसी तरह SBI का हमारे यहाँ है SBIN, ये हो गया कौन सा कोड, ये हो गया बैंक कोड। 0 आएगा बीच में, फिर लिखा रहेगा 11220 हमारे यहाँ का है। ठीक है, तो कितना 2 4 5 1 5 5 2 4 5 6 5 11 नंबर का होता है 00 का। ठीक है, ये हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमेशा 11 नंबर का होता है। ठीक, 11 अंक होते हैं IFSC कोड में। ठीक है, पेमेंट भेजने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रांच कोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPI? UPI हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, जब हम लोग पेमेंट भेजते हैं तो एक UPI, अभी तो हम लोग स्कैन कर देते हैं, मगर एक UPI नंबर होता है सबका। ठीक है, तो उसको कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे गूगल पे हो गया आपका, तो इसका भी एक UPI होता है, कुछ नंबर होता है, फिर @ कुछ करके SBI कुछ करके ऐसा रहता है। ठीक है, जब आप लोग QR देखेंगे तो उसके नीचे लिखा रहता है UPI। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल भुगतान ऐप है? सरकार द्वारा समर्थित, जो सरकार ने मतलब गवर्नमेंट ने ये ऐप बनाया है। जैसे बैंक भी होते हैं ना बहुत सारे बैंक, तो बैंक क्या होते हैं, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये कौन से बैंक है, प्राइवेट बैंक है। और SBI होगा, BOB हो गया, क्या गवर्नमेंट से है बैंक। ठीक है, तो इस तरह ऐप भी होते हैं। तो आपने गूगल पे यूज किया तो गूगल का है, अमेजन पे यूज किया तो अमेजन कंपनी का, पेटीएम कंपनी, मगर भीम ऐप आपका गवर्नमेंट द्वारा समर्थित है, तो इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस। ठीक है, ऐसा ये है। अगला आपका आ जाएगा कौन सा, विच आर द फॉलोइंग नॉट ए पेमेंट गेटवे इन इंडिया? इसमें कौन सा पेमेंट गेटवे ऑफ इंडिया का नहीं है? 1 मिनट होल्ड करिए। इसमें से कौन सा पेमेंट गेटवे नहीं है? पेमेंट गेटवे मतलब जिसमें से पेमेंट नहीं होता, तो पेटीएम से होता है, रोजर पे से भी होता है, फोन पे से भी होता है, तो गूगल डॉक्यूमेंट से नहीं होता। मगर इसमें कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसलिए हम लोग का गूगल के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है, और इस पेमेंट के लिए पेटीएम, रोजर पे, फोन पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, NPCI का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का काम क्या होता है ये समझ लीजिए आप लोग। NPCI का काम क्या होता है, जैसे आप लोग पेमेंट करते हैं कहीं पे भी पेमेंट कर रहे हैं, ये आपका ये आंसर है। आप लोग कहीं पे भी पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट जब करते हैं तो ये क्या डायरेक्ट बैंक से नहीं होता है कि आप जैसे BOB का बैंक है, ठीक है, और ये गूगल पे आप कर रहे हैं, तो आप कनेक्शन डायरेक्ट इससे नहीं है। इसके बीच में कौन होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, इसको वेरीफाई करता है, इसी से पेमेंट होता है, बीच में एक आधार का काम करता है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, UPI के माध्यम से एक बार में अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? इसमें अधिकतम राशि भेजी जा सकती है आपकी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से ऊपर राशि नहीं मिलेगी। ये बैंकों में कई बैंकों में लगा, मगर नॉर्मली 1 लाख रुपए से ज्यादा राशि नहीं भेज सकती UPI से। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM? आधे लोग को लगभग तो पता ही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको कहते हैं ATM। ATM जहाँ पे आपको पैसा निकालना है तो वहाँ पे कोई भी मतलब कोई मानव नहीं रहेगा, मशीन से ही पूरा काम चल रहा है, ऑटोमेटिक।
नेक्स्ट केवाईसी का यूज कब होता है? जब आप पहली बार बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तब आप उसके आधार कार्ड, फोटो, आईडी सब लेते हैं, उसके बाद केवाईसी। मगर कभी कभी अब होता है कि बैंकिंग सिस्टम में बीच में भी कभी कभी केवाईसी मांग लेते हैं कि आप जानते हैं कि कस्टमर हमारा वर्किंग में है या क्या उसका एड्रेस वगैरह चेंज हो गया, कुछ नया आ जाता है तो ऐसा मांगा जाता है। इसको कहते हैं केवाईसी, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर के बारे में जानो। व्हाट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक? चेक का समय कितना होता है, कितने समय तक आपका चेक वैलिड रहता है? जैसे आपने कहीं पे चेक काट के दे दिया किसी को तो आपका चेक कितने समय तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आपने उसमें डेट डाल देते हैं, चेक में एक डेट डाल देते हैं कि आप कैसे कि 3 मार्च 2024, ठीक। तो आपका चेक रहेगा 3 महीने तक वैलिड, 3 मार्च से मार्च, अप्रैल, मई, जून तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मंथ, ठीक है। एक चेक में एक और चीज होती है जहाँ पे कभी देखा होगा हमने डबल लकीर मार देते हैं। इसका मतलब होता है कि कैश जो चेक में लिखा है वो अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ना कि उस पर्सन को नहीं मिलेगा। अगर डबल लाइन इसमें चेक में मार दिया गया है तो इसका मतलब कि जो अकाउंट में नाम लिखा हुआ है उसी में जाएगा, आपको चेक का पैसा डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में मिलेगा। चेक डबल लाइन नहीं है मतलब कि डायरेक्ट आपको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच बैंक इज नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक होता है? इसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज सीवीवी स्टैंड फॉर? डेबिट या क्रेडिट कार्ड? डेबिट क्रेडिट कार्ड का पूरा नाम क्या है? सीवीवी का पूरा नाम क्या है? सीवीवी क्या होता है? सीवीवी मतलब जैसे आप लोगों ने अपना एटीएम या क्रेडिट कार्ड वगैरह होगा तो उसके पीछे 3 या 4 नंबर का कोड लिखा रहता है, उसे कहते हैं सीवीवी भी लिखा रहता है, उसके आगे कोड लिखा रहता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। कार्ड वैलिड है आपका कि नहीं वैलिड है, ठीक है। इसका होता है सीवीवी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक मतलब कि जैसे आप लोग चेक होता है तो उसमें नीचे नंबर दिया रहता है, कुछ नंबर दिया रहता है ना, उस नंबर से क्या होता है कि चेक सही है कि गलत है, वो जो है एक डिवाइस होती है, उसको कहते हैं MICR डिवाइस, वो उसको चेक कर लेती है, ठीक है। इसे कहते हैं MICR। मैग्नेटिक इंक मतलब चुंबकीय इंक से लिखा होगा कोई कैरेक्टर, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए उसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है। ये भी इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट, बैंकिंग में एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए का पूरा नाम तो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मगर एनपीए होता क्या है ये आप लोग समझ लीजिए। जैसे अगर आपने बैंक का लोन लिया है, कोई ईएमआई लिया है, ठीक है, और आप का पेमेंट है जुलाई में और आपने पेमेंट नहीं किया, हो गए तो नहीं करते करते आप हो गए 90 डेज। 19 डेज के बाद आपका जो है वो जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है। मतलब बैंक समझता है कि अब इसका ब्याज नहीं मिल रहा है, ना ब्याज मिल रहा है ना कैपिटल मिल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके बाद जो है रिकवरी की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो उसमें सेटलमेंट वगैरह भी हो सकता है, ये होता है रिकवरी, ठीक है। मगर 90 दिन आप पेमेंट नहीं करते तो बैंक समझ लेती है कि एनपीए हो गया हमारा अकाउंट। नेक्स्ट, व्हाट डज पीएसएल? पीएसएल आईपीएल की तरह नहीं है। पीएसएल पाकिस्तान का लीग तो होता है, मगर पीएसएल यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो पीएसएल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बैंक में क्या होता है, हर बैंक का एक लिमिट होता है कि हम 20 लाख का लोन इस बार बटेगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या होता है कि 20 लाख में जो लोन बटेगा उसमें एजुकेशन लोन, फार्मर को लोन, हाउसिंग का लोन, और फार्मर को लोन, एजुकेशन के लिए लोन, हाउसिंग मतलब मकान के लिए लोन, और एमएसएमई मतलब मीडियम स्मॉल और
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मतलब कि छोटे मोटे दुकानदारों को भी लोन देना चाहिए। तो इधर नहीं आ रहा होगा, इधर मेन होता है एजुकेशन और फार्मर के लिए और हाउसिंग के लिए और एमएसएमई के लिए। इतने तरह के लोन इनको प्रायोरिटी में रखा, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट इसमें का आपको देना ही देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं पीएसएल या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडी? एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। ये लगभग लोगों ने किया ही होगा और सुना भी होगा। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट मतलब मियादी जमा। मियादी जमा, मियादी जमा मतलब कि आपने पैसा जमा कर दिया 6 माह 12 माह 13 माह या सालों के लिए, जितना भी साल जमा कर दिया, 6 साल लिए जमा किया, तो आपका जितना भी पैसा उस समय का होगा अकाउंट में इंटरेस्ट सहित आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं मियादी जमा। मतलब उस बीच में नहीं निकालते, बीच में निकालेंगे तो आपका कुछ कटवट के निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट आप लोगों ने किया होगा बहुत बार। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हम लोग एक साथ में नहीं जमा करते हैं पैसा। फिक्स डिपॉजिट में से एक साथ में जमा करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में मतलब वन टाइम में मनी जमा हो गई 6 ईयर, कितने भी ईयर के लिए, डबल ट्रिपल जिसमें होना है। ठीक है, मगर रिकरिंग में क्या होता है, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आपका जो पैसा जमा कर रहे हैं वो मंथली जमा कर रहे हैं, ईयरली जमा, मतलब कि इंस्टॉलमेंट में जमा कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, एक बार मैंने इंस्टॉलमेंट में से कि सहारा इंडिया का भी चल रहा था कि मंथली या डेली जमा करता था। ठीक है, इस तरह इस पर रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। सेविंग ये भी है, मगर रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट कर करके जमा किया जा रहा है। एफडी मतलब एक ही बार में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो होता है। सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर बैंक होती है तो जितना भी जमा हुआ होता है उसके मतलब खाते में या कुछ भी पैसा, उसका कुछ पार्ट आरबीआई के पास भी जमा करना होता है। इससे आरबीआई रेगुलेशन करती है आपके बैंक का। जब बीओबी है तो कुछ ना कुछ पार्ट उसको आरबीआई के पास जमा करना होता है। तो आरबीआई हमेशा कहती है कितना % जमा करना है, तो अभी माने तो 4% लगभग अभी आपको जमा करना होता है। जैसे कि आपके बैंक में 1 लाख रुपए है तो 4,000 रुपये कहाँ जमा होगा, वो आरबीआई खाते में जमा होगा। उसी कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, उसके बाद है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? ये भी होता है, जमा ही करने का होता है, मगर इसको क्या होता है कि आपने जैसे कि कुछ मतलब बैंक लोन कैसे देता है, बैंक में लोन कैसे देता है, बैंक होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कहीं कोई ना कोई सेविंग करता है, डिपॉजिट कर रहा है, उसी को बैंक क्या करती है, लोन बांट देती है। ठीक है, लोन 1 लोन 2 इतना बांट दिया। मगर इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि जो सेविंग वाला है वो फिर से अपना पैसा निकालने आएगा तो बैंक तो लोन बांट चुकी है, तो उसमें बैंक सेविंग वाले को पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आरबीआई ने एक रूल लगाया है कि आपके पास कुछ ना कुछ स्टेचुटरी लोन रेशियो होना चाहिए, लेंडिंग लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। तो 4% कुछ % में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, ठीक है, कैश में कुछ रखा हो या गोल्ड में कुछ, मतलब कि जो सेविंग है उसको आप चेंज कर दें कैश में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, गोल्ड में, पूरा का पूरा लोन नहीं बांट देना है। इसका मतलब ये होता है, इसको कहते हैं इसे लिक्विडिटी, मतलब होता है कि कुछ ना कुछ तरलता रहनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये परसेंटेज भी हमको लगता है 4%, अभी इसका भी 4% है कि बैंक के पास भी होना चाहिए। सीआरआर मतलब उसके पास क्या कहते हैं, वो आरबीआई के पास, और एसएलआर मतलब कि बैंक के पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा CCC का कोर्स करवाया जाएगा और भी जितने भी नए कोर्सेज आते रहेंगे इसमें अपडेट डालते रहेंगे। ठीक, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपका चैनल आपके फ्रेंड्स वगैरह इसको जाने। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMI। EMI आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग जब फोन वगैरह लेते हैं EMI पे, EMI मतलब कि तुरंत पेमेंट नहीं करना है, मतलब कुछ दिन बाद करना है पेमेंट। ठीक है, कुछ दिन बाद क्या होता है, अगले महीने से।
EMI फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली और इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। तो इक्वेटेड मतलब बराबरी, बराबर। मंथली मतलब महीने वाइज। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त देना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इक्वेटेड मंथली इनकम, ठीक है। जैसे कि आपने 10,000 का कोई फ़ोन लिया, 10,000 फ़ोन है, ठीक। तो आपको कह दिया कि 1,000 रुपये महीने पड़ेगा, 12 महीने तक आपको देना होगा। तो टोटल आप 12,000 देंगे ना, तो इंटरेस्ट आपका 2,000 इंटरेस्ट हो जाता है। मगर ये होता है कि आपके लिए आसानी होती है 1,000 रोज देने में, 10,000 एक साथ देने में दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो इक्वेटेड मंथली इनकम होता है। अगर इतना मान लो 3 महीने आप नहीं दे पाए तो क्या होगा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बैंकिंग अलाउज कस्टमर टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन। मतलब कि कौन सा बैंकिंग प्रकार है ग्राहकों को ऑनलाइन वित्तीय लेन देन। मतलब ऑनलाइन वित्तीय कब कर सकता है, जो ऑनलाइन वित्तीय लेन देन करता है उसको क्या कहते हैं, रिटेल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग। तो इसको कहते हैं डिजिटल बैंकिंग, ठीक। होलसेल बैंकिंग ये सब नहीं, डिजिटल बैंकिंग। नेक्स्ट, अब कुछ और बचे हुए हैं फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ये क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं। PPF, PF आप लोगों ने सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PF में क्या होता है कि इससे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी सैलरी है 12,000, तो उसमें पहले से ही 2,000 रुपये मंथ कुछ काट लिया जाता है, और जितना काटा जाता है उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी जमा करती है, ठीक है। तो आपको बाद में हो जाता है 4,000 टोटल हो गया, वो जमा होता रहता है। फिर आप जब उसको निकालना चाहें तो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलता है लास्ट में। अगर एकदम लास्ट में निकालें तो बोनस वगैरह सब ये इसमें ऐड होके मिल जाता है। इसको कहते हैं PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि। नेक्स्ट, CRR का भी हम लोगों ने बता दिया है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि कितना पैसा बैंक को RBI के पास रखना है, ठीक है। BOB को RBI के पास कितना पैसा रखना है उसी कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अभी अगर माने तो इसमें 4% अभी आपको रखना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म, ये भी अभी हमने करा दिया है SLR, तो रिपीट हो रहा है। BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो कभी होता है कि कुछ बिल्स होते हैं, ठीक है, तो RBI के अंडर कौन आता है, NPCI आता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन BBPS। जितने भी बिल्स वगैरह होते हैं वो इसके अंडर में डाल जाता है कि ये आप लोग का सिस्टम इसमें अप्लाई होगा। इसको कहते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम। उसके बाद रुक जाइए एक मिनट, इसको अभी और थोड़ा, हाँ, इसमें भारत बिल पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, इसे आप लोग देखते हैं कि सैलरी आती रहती है तो हर महीने काम है ना, और क्या कहते हैं पेंशन आता रहता है, ये सब हर महीने काम है, तो ये सब बिल है एक हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है ये हो गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी सैलरी वगैरह खुल एकदम से स्ट्रीमलाइन करने के लिए होता है, क्लियरिंग हाउस। इसमें क्या होता है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। पहले क्या होता था, जब आप बैंक में अगर चेक जमा किए, ठीक है, बैंक में आपने चेक दिया, ठीक है, और वो चेक आपके बैंक का नहीं है, ठीक, किसी और ब्रांच का है, तो चेक क्या होता है, चेक को फिजिकली दूसरे बैंक में भेजा जाता है। फिजिकली मतलब कोई या डाक से इसको दूसरे बैंक में, वो भी यहाँ नहीं तीसरे बैंक में इसको मतलब फिजिकली भेजा जाता है। मगर अब क्या हो गया, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस में अब क्या होता है, इमेज इसका फोटो बना दिया जाता है, तुरंत फोटो खींच के इमेज अपलोड कर दिया जाता है, तो दूसरा बैंक अपने आप इसको क्लियर कर देता है। इसको कहते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग
हाउस, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक क्लियर कर देता है, आपको फिजिकली कहीं पे जाना, चेक मतलब मूवमेंट नहीं करता, ज़्यादा 10-15 मिनट के अंदर पूरा सही हो जाता है कि आपके चेक सही है गलत है। नेक्स्ट है वादे फ्रॉम CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये भी चेक का ही काम होता है, ठीक है। तो आप लोग की क्लास कैसे लग रही है, आप लोग अपना कमेंट वगैरह आप लोग डालते रहिए, जिससे कि हमको अपना जो पढ़ाने का तरीका है इसमें अगर बदलाव करना होगा तो हम लोग करेंगे, इस पर सुधार करेंगे। थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजिए, और इस चैनल पे हमने पॉजिटिव कमेंट या निगेटिव कमेंट जैसे कमेंट जिससे कि हम सुधार कर सकें, ऐसा करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।